Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 23. This video is about PV Sally, तो please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. Which work of Sally was unfinished? It's The Triumph of Life. The Triumph of Life was the last major work by Sally before his death in 1822. क्वेश्चन इज दैट कि सेली का वो कौन सा वर्क है जो अनफिनिश्ड रह गया था, तो दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बिकॉज इस टाइम में सेली की डेथ हो जाती है 1822 में, तो उसी समय ये इस वर्क को लिख रहे थे, इसीलिए ये अनफिनिश्ड रह जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विनिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, अ रिफ्यूटेशन ऑफ डाइज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म आर सम ऑफ द फेमस एसे बाय पीबी सेली. याद रखेंगे ये जो सारे वर्क्स है ये पीबी सेली के हैं और सभी एसे हैं. अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल राइट, अ रिफ्यूटेशन ऑफ डेइज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म. तो ये पोएम नहीं है सेली के, ये सभी एसे हैं. द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इज वन ऑफ द अर्लीस्ट पैम्पलेट्स ऑन द सब्जेक्ट टू हैव बीन पब्लिश्ड इन इंग्लैंड. तो याद रखेंगे नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो है ये इंग्लैंड में पब्लिश्ड होने वाला पहले कैटेगरी का ये पैम्पलेट्स है, यानी कि जो शुरुआत में पैम्पलेट्स वगैरह इंग्लैंड में पब्लिश हुआ करते थे उनमें से ये एक है, तो अर्लीस्ट पैम्पलेट्स में से एक है. यही वो पैम्पलेट था जिसकी वजह से सेली को ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था और साथ में इनके जो फ्रेंड थे, बिकॉज ही हैड सपोर्टेड हिम, दैट इज व्हाई. तो अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, अ रिफ्यूटेशन ऑफ डेज, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये तीनों पीबी सेली के फेमस एस्से हैं. Next question, which poem of P.B. Shelley contains this line? Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. It's from To a Skylark. तो क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया हुआ है पीबी सेली के किस पोएम से दिया गया है, तो ये सेली का पोएम है टू अ स्काईलार्क. It is written in the spring of 1820. It represents Shelley's thought and style. ये 1820 के स्प्रिंग सीजन में सेली ने इसको लिखा था और ये जो पोएम है सेली के थॉट और स्टाइल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. तो याद रखेंगे टू स्काईलार्क पीबी सेली की पोएम है जहां से ये सेंटेंस आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Spring's rejuvenation, powers of quickening a new birth in Shelley's Ode to the West Wind is first mentioned through the image of clarion call of the azure sister that fills the hills and plains. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि Spring's rejuvenation, powers of quickening a new birth. तो सेली का जो पोएम है, फेमस पोएम Ode to the West Wind, इसमें स्प्रिंग की जो रिजुवेनेटिंग पावर है जिसमें न्यू बर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ऐसा आप इस पोएम में कहाँ से, मतलब इस तरह का इमेज आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्प्रिंग के रिजुवेनेटिंग पावर को दिखाया गया है और वो न्यू बर्थ को लेकर है. तो जब सेली ने जिक्र किया है एज्योर सिस्टर को, तो वहीं से ये देखने को मिलेगा क्लेरियन कॉल ऑफ द एज्योर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स. तो जब ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे और टू द वेस्ट विंड में, तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको लगेगा कि स्प्रिंग की जो रिजुवेनेटिंग पावर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है. बिकॉज एज्योर सिस्टर का मतलब क्या होता है, एज्योर इज द व्हाट ओल्ड वर्ड, एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लू कलर. तो ब्लू कलर कब होता है, ऐसा ब्लू कलर जब स्प्रिंग सीजन आना होता है तो जो स्काई है वो ब्लू कलर का हो जाता है. यहाँ पे सेली ने उसी लिए एज्योर वर्ड को यूज किया है, तो वही स्प्रिंग सीजन को ये इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, द ऑटोमनल टोन that Shelley wishes to replicate through his verse is sweet thought in sadness. तो कौन सा ऑटमल टोन है जो सेली अपने वर्स के माध्यम से रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज स्वीट थॉट इन सैडनेस.
Question number 6. The old spirit in Ode to the West Wind is called destroyer and preserver because Ode to the West Wind में जो ओल्ड स्पिरिट है उसे क्यों डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है और प्रिजर्वर भी? Because it makes the existing leaves fall and keeps the seeds safe in wintry bed to sprout again in spring. तो वाइल्ड स्प्रीच को इसलिए डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्व कहा गया है क्योंकि ये जो भी ट्रीज पे जो भी लीव्स वगैरह है ये क्या करता है, उन लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मीन्स वो लीव्स जो है फॉल करने लगते हैं और फिर जो सीड्स वगैरह थे पेड़ों पे वो गिर जाते हैं और गिर के जमीन पे मिट्टी में दब जाते हैं। मतलब विंटरी बेड का कहने का मतलब है कि मिट्टी में दब जाते हैं और पूरी विंटर टाइम में वो क्या होते हैं, वहां पे दब कर सुरक्षित रहते हैं और जब स्प्रिंग टाइम आता है तो वो बीज जो है वो स्प्राउट होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो वाइल्ड स्प्रेट है वो क्या करेगा, सारे पत्तों को पेड़ों से झड़ा देगा, गिर जाएंगे सारे पत्ते जो है पेड़ क्या करेंगे, अपने पत्तों को शेड कर देंगे और साथ में जो सीड्स होंगे वो मिट्टी में दब जाएंगे और पूरी विंटर टाइम तक वो मिट्टी में दबे रहेंगे, इसीलिए इन्होंने विंटरी बेड कहा है। और जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो वो जो है वो सारे जो सीड्स विंटरी बेड यानी कि पूरे विंटर टाइम में मिट्टी में दबे पड़े थे वो सभी क्या होने लगेंगे, स्प्राउट होने लगेंगे। तो क्लियर हो गया कि वाइल्ड स्प्रिट को क्यों डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहा गया है ओड टू द वेस्ट विंड में। ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड पब्लिश्ड इन 1820, इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस और कैंटोस रिटेन इन टर्जारिमा। इसमें टोटल 5 सेक्शन से 5 कैंटोस है ओड टू द वेस्ट विंड में और टर्जारिमा में लिखा गया है। इच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट्स। सारे सेक्शन में कितने टर्सेट्स हैं, 4 टर्सेट है, यानी कि जो 5 सेक्शन है हर एक सेक्शन में 4 टर्सेट देखने को मिलेगा। 4 टर्सेट का मतलब क्या होता है, टर्जारिमा की जो लाइनें स्टेंजा होती हैं वो 4 स्टेंजा हो जाए तो उसे 4 टर्सेट करेंगे। मिस टर्जारिमा क्या होता है, 3 लाइन की स्टेंजा होती है। तो जब वो 3 लाइन की स्टेंजा 3 लाइन के स्टेंजा करके 4 स्टेंजा हो जाए तो दैट इज कॉल्ड 4 टर्सेट। तो ये 4 टर्सेट में ही है। इसकी राइमिंग पैटर्न देख लीजिए, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी और लास्ट में राइमिंग कपलेट है ई ई। तो इसकी ये 4 टर्सेट प्लस राइमिंग कपलेट ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओड टू द वेस्ट विंड कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, इट्स 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और किस वो में लिखा गया है, तो टर्जारिमा में लिखा गया है। और एक टर्जारिमा जो होता है वो कितनी लाइन का होता है, 3 लाइन का होता है और ऐसे ही करके 3 लाइन के जब 4 टर्जारिमा होते हैं तो दैट इज कॉल्ड 4 टर्सेट। और इसमें जो 5 सेक्शन का हर सेक्शन है उसमें 4 टर्सेट और एक राइमिंग कपलेट है और उसका राइमिंग पैटर्न है ए बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी और राइमिंग कपलेट का जो राइम स्कीम है ई ई। आइम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। तो वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिकॉल कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिस द सेंसी इज एन क्या है, तो सेली का जो वर्क है द सेंसी वो क्या है, एक प्ले है। याद रखेंगे ये इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि सेली ने कौन सा प्ले लिखा, तो वर्ड्सवर्थ ने कौन सा प्ले लिखा। तो याद रखेंगे द सेंसी सेली का प्ले है। सेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। द सेंसी इज अ वर्क स्ट्रेस्ड इन 5 acts by Shelley, published in London in 1819 and first staged privately by the Shelley Society in 1886. सेंसी जो है सेली की वर्क स्टेज है 5 acts में। लंदन में 1819 में ये पब्लिश होता है और इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो सेली सोसाइटी, एक सोसाइटी है सेली सोसाइटी के नाम से, तो प्राइवेटली इसका स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है 1886 में। मॉडल आफ्टर शेक्सपियर ट्रेजेडी, इट इज नोटेड फॉर इट्स पावरफुल कैरेक्टर्स, इवोकेटिव लैंग्वेज एंड मॉरल एम्बिग्यूटीज।
शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी है उसी पे मॉडल है सेली का द सेंसी, यानी कि जिस तरह से शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसी प्रकार का सेली का द सेंसी है। द सेंसी की क्या स्पेशलिटीज थे? पावरफुल कैरेक्टर्स थे, इवोकेटिव लैंग्वेज है, मोरल एम्बिग्युइटीज है, तो इसी के लिए द सेंसी जो है फेमस है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर ये कौन सा प्ले बेस्ड है, तो दैट इज द सेंसी। इट इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट इन रेनेसा रोम, और किस इंसिडेंट पे ये बेस्ड है? तो रेनेसा रोम जो है, यानी कि रोम में जो रेनेसा शुरू होता है उसी इंसिडेंट पे बेस्ड है सेली का द सेंसी, और शेक्सपियर ट्रेजेडी पर मॉडल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड, इन विच पोएम ऑफ सेली डज दिस लाइन ऑकर? तो ये जो लाइन है सेली के किस पोएम में आता है? तो ओ टू द वेस्ट विंड, सेली का फेमस ओड है ओ टू द वेस्ट विंड, वहीं से ये लाइन लिया गया है। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड पब्लिश होता है 1820 में, और सेली का जो लिरिकल ड्रामा है प्रोमेथेउस अनबाउंड, इसी के साथ ये भी पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट सेली? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है सेली को लेकर। द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ डिराइव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फ्रॉम दांते एंड पेट्रॉर्क। तो क्या जो सेली का जो अनफिनिश्ड वर्क द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है वो जो दांते और पेट्रार्क के मैट्रिकल और थीमेटिक वर्क से डिराइव किया गया है? तो यस, इट इज राइट। The subtitle of Alistair is the Spirit of Solitude. Yes, ये भी solitude है, जो एलिस्टर का सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है, तो ये भी सही है। Hellas, inspired by the Greek rebellion against the Ottoman rulers, professes upon the curtain of futurity. तो जो हेलास वर्क है पीबी सेली का वो ग्रीक रिबेलियन के द्वारा इंस्पायर्ड है, और वो ग्रीक रिबेलियन जो था वो किसके अगेंस्ट था? ऑटोमन रूलर्स के अगेंस्ट था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड इन एलिस्टर सेली हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ अ यंग पोएट। एलिस्टर जो वर्क है पीबी सेली का, इसमें सेली ने एक यंग पोएट के जो क्वेस्ट है, सर्च है, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट दिए गए वो सभी सही है सेली को लेकर। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इनको कि द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो कि सेली का अनफिनिश्ड वर्क है वो दांते और पेट्रार्क से ही मेट्रिकली और थीमेटिकली बोरो किया गया है, और जो एलिस्टर वर्क है सेली का उसका सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। हेलास जो वर्क है पीबी सेली का ग्रीक रिबेलियन से इंस्पायर्ड है, ग्रीक लोगों ने रिबेल किया था ऑटोमन रूलर्स के अगेंस्ट, तो उसी पे बेस्ड है हेलास। और एलिस्टर में सेली ने क्या किया? यंग पोएट के क्वेस्ट को प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 10, द लिरिकल ड्रामा हेलास रिटन बाय पीबी सेली वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय व्हिच इवेंट्स? द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। तो अभी हम लोगों ने जो स्टेटमेंट था उसमें भी इस चीज को देखा है कि जो पीबी सेली का वर्क हेलास है ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन से इंस्पायर्ड है, और ये एक लिरिकल ड्रामा है। सेली के कई सारे वर्क जो हैं वो लिरिकल ड्रामा है, हेलास भी लिरिकल ड्रामा है, और साथ में प्रोमेथेउस अनबाउंड भी है। तो याद रखेंगे हेलास जो बेस्ट है वो ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन पे। हेलास इज वर्स्ट लिरिकल ड्रामा, इट इज रिटन इन 1821 एंड पब्लिश्ड 1822। तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हेलास को लेकर। ये लिरिकल ड्रामा है, वर्स फॉर्म में 1821 में लिखा गया था, 1822 में पब्लिश्ड होता है। इट वॉज लास्ट पब्लिश्ड पोएम ड्यूरिंग सेलीज लाइफ टाइम, और सेली की लाइफ टाइम में पब्लिश्ड होने वाला ये लास्ट वर्क है हेलास। सेली की डेथ हो जाती। इट इज द आउटकम ऑफ ग्रीक रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द टर्किश एम्पायर, सो पीबी सेली वाज बेसिकली इंस्पायर्ड द इवेंट ऑफ द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। टर्किश एम्पायर जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अगेंस्ट ग्रीक लोगों का रिवॉल्यूशन होता है, उसी का ये एक रिजल्ट है पीबी सेली का वर्क हेलास।
This is all about for this video. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy, keep smile.